हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि हमारा मेंस 2022 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेंस को क्लियर कर लिया है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मेंस क्लियर नहीं हो पाया है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं कई बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान, और मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है वो हम इस चीज़ में देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि अब हम क्या करें कि कि स्टार्टिंग में अब सब बोलते हैं कि हमको अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करना चाहिए, मिस्टेक को रियलाइज़ करना चाहिए। बट एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट आता है और नहीं होता है तो उस टाइम आप इतने शैटर्ड हो जाते हो कि ये चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। तो इट्स ओके कि अगर हमको 2-4 दिन लग रहे हैं उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, तो उस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है। अपने आप को इस टाइम पे दोबारा से पढ़ाई में मत इन्वॉल्व करो। मेरे हिसाब से आपको 2-4 दिन का रेस्ट लेना चाहिए। अपने ध्यान को आप दूसरी चीज़ों पे लगाओ जिससे कि आपका मन शांत हो सके। जो नेगेटिव इस टाइम पे आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो आपके ख़त्म हो सके। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि हमें फिर ये ध्यान तो देना ही है कि हमने ऐसी क्या मिस्टेक्स की जिसको हम रिपीट ना कर पाएँ। ठीक है, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मतलब हवा में ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। मेंस दिए हैं, मेंस में भी मैं फेल हुई हूँ। मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और उसके बाद फाइनल लिस्ट में भी जो है आपका नाम नहीं आता, तो उसके बाद कैसा फील होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो अभी हमारे पास चीज़ ये आ जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए आगे के लिए। ठीक है, तो इसमें ना 2 तरीके के लोग हैं। एक तो होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने सारी चीज़ों को फेस कर लिया है, और एक ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सपीरियंस बंदे हैं, यानी जिन्होंने मेंस लिख लिया है, अब उनके लिए क्या है कि उनको अपनी मिस्टेक्स को ध्यान में देना चाहिए कि उन्होंने आंसर राइटिंग प्रॉपरली नहीं की थी, या उनका ऑप्शनल रह गया था, या फिर उनके जीएस वाले जो पेपर्स हैं उनमें उन्होंने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, या ऐसे में कहीं कोई गलती रह गई है, तो उस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। और जो बिगनर्स होते हैं अब उनको क्या करना चाहिए, जो इस प्रिपरेशन में उतर रहे हैं, अब उन्होंने सोचा है कि हमें यूपीएससी को देना है, तो देखो सबसे पहली चीज़ें तो जो रिक्वायर्ड होती है ना, वो आपका रिक्वायर्ड होती है सिलेबस और पीवाईक्यू। ये सब बोलते हैं, ठीक है, कि हमें ये 2 चीज़ें देखनी चाहिए, हमें ये 2 चीज़ें देखनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। बट क्यों और कैसे, आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस के बारे में क्या बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी यूपीएससी ने दिया हुआ है, तो हमें जाना है और सिर्फ पेपर देखने हैं और दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। बट क्या कभी आपने सोचा है कि यूपीएससी ने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 को जिस हिसाब से दिया है, जिस मैनर में दिया है, उसी मैनर में उन्होंने क्यों दिया है? मतलब जीएस 1 में जैसे आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं, सपोज हिस्ट्री आता है, आपका ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी आ जाता है, फिर जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी वाला सेक्शन आ जाता है, गवर्नेंस आ जाती है, फिर आपकी जो यहाँ पे जो सोसाइटी वाले टॉपिक्स थे, यहीं पे आपकी फिर इनसे रिलेटेड आपकी स्कीम आ जाती है वल्नरेबल सेक्शंस को लेके, फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशन आ जाते हैं, और पेपर 3 फिर आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, और उसके बाद पेपर 4 आपका एथिक्स वाला आ जाता है। अब तक जब अगर आप यूपीएससी की रेस में उतर चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपने GS1, GS2, GS3 पेपर ये सब कुछ देख लिया है, सिलेबस देख लिया है। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि एक्चुअली सिलेबस क्या है, मैं बात करूंगी कि एक्चुअली जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है वो इसी पैटर्न में क्यों दिया हुआ है। मतलब क्यों जीएस पेपर 1 में उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी को दिया है, उसके बाद पेपर 2 में उन्होंने पॉलिटी ही क्यों दिया है, गवर्नेंस क्यों दिया है, उन्होंने इकोनॉमी यहाँ पे क्यों नहीं लिख दिया है, या इकोनॉमी डिजास्टर मैनेजमेंट को पेपर 1 में क्यों नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर एथिक्स को पेपर 1 में क्यों नहीं दिया है उन्होंने। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारा, एक सेकंड मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले हमने देख लिया कि जीएस पेपर 1 है हमारा, उसमें क्या चीज आती है, आपकी हिस्ट्री, आपका आता है ज्योग्राफी, और आपकी आती है सोसाइटी। ठीक है,
जीएस पेपर 2 में हमने देख लिया कि हमारा आता है पॉलिटी वाला सेक्शन, गवर्नेंस वाला आ जाता है, फिर जो कुछ सेक्टर्स रिलेटेड स्कीम बनती है वो आ जाते हैं। उसके बाद आपका आईआर वाला सेक्शन आ जाता है, जिसको कि हम सोसाइटी वाला सेक्शन हो गया आपका, ठीक है, ये आईआर वाला हो गया। जीएस 3 में हम आपको यहाँ पे आ जाता है आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन, एनवायरनमेंट वाला सेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन, साइंस एंड टेक वाला सेक्शन, और जीएस 4 बेसिकली आपका आ जाता है एथिक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो अब जीएस 1 में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस सोसाइटी ही क्यों है, क्वेश्चन आता है ये। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सपोज कि अगर मान लो कोई रीजन है, या फिर आपको नॉर्थ की बात की जाती है, नॉर्थ इंडिया की बात की जा रही है, या फिर आपको ईस्ट इंडिया की बात कर लेते हैं हम सपोज, ठीक है। मान लो कि हमने बात कर ली थी, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की, हमें वहां पे मान लो कि कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है। तो अब आपको अगर बोला जाए कि ठीक है आपको इंडस्ट्री अगर वहां पे सेटअप करनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना कि वहां की ज्योग्राफी कैसी है, वहां की सोसाइटी कैसी है, वहां के कैसे कैसे वहां पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, और वहां पे वर्क फोर्स कितनी है, तो या फिर वहां पे मार्केट प्लेस कितनी दूर है, या फिर वहां पर जो भी आपके रॉ मटेरियल है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद जब आप बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं तब जाके हम जो है कोई इंडस्ट्री लगाने की सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया के बारे में कि अगर हमें मान लो कि इंडिया से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम दी होती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मान लो कि आपसे सती प्रथा है, उसको आपको रिमूव करने के लिए आपसे पूछा गया कि क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ये इवॉल्व हुई कहाँ से है, ठीक है। क्या ऐसी कंडीशंस थी वहां पे जिसकी वजह से ये हुआ है, और उसके बाद सोसाइटी ने कैसे वहां पे सोसाइटी में चेंज होती रही और ये चीज इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई, या मतलब कोई भी चीज जरूरी नहीं है सिर्फ यही। तो अगर आपको इंडिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उस की हिस्ट्री, ठीक है। अगर आपको किसी रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना एक्चुअली कि वहां की हिस्ट्री क्या रही है, उस रीजन में क्या पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, या अभी वहां पे कोई ऐसी रिसेंट में प्रॉब्लम आई है। अगर पहले प्रॉब्लम आई है तो वहां से आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि हम हरियाणा की बात करते हैं, तो वहां पे सेक्स रेशो की हम बात करते हैं कि वहां पे सेक्स रेशो जो है वो कम है, तो हम ये देखना चाहेंगे ना कि हिस्ट्री में जाके कि क्या पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी वहां पे, या अभी वो प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद आप वहां पे जाके फिर उनके कॉजेज देखोगे, फिर आप ये भी चीज देखोगे कि क्या वहां पे कोई ऐसी प्रैक्टिसेस की गई इसको रिमूव करने के लिए, तो हम वो सारी चीज देखते हैं। दूसरा क्या है, जब आप किसी एरिया से रिलेटेड बात करते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो सेकंड आपको वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी पता होना चाहिए, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस पता होने चाहिए। सपोज आप वहां पे इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना वहां कैसा क्लाइमेट है, कैसे रॉ मटेरियल मिलते हैं, कैसे रिसोर्सेज वहां पे मिलती है, ठीक है। उसके बाद साथ के साथ हमें क्या पता होना चाहिए, वहां की सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सारा काम तो हम कर रहे हैं किसके लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं होगा कि वहां पे सोसाइटी यानी वहां पे सेक्स रेशो कितनी है, कैसा कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, तो हम कैसे अपनी सारी अप्रोच को कैसे वहां पे फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे इसलिए आपके जीएस पेपर 1 में आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी वाला सेक्शन। समझ आ गया कि क्यों आता है जीएस पेपर 1 में। उसके बाद आता है आपका जीएस पेपर 2। अब आपको उस रीजन की यानी इंडिया की अगर हम बात करें, आपको हिस्ट्री पता है, आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस पता है, आपको सोसाइटी पता है। उसके बाद अब आता है आपका पेपर 2। देखो जब आपको वहां के लोगों की कंडीशन पता है, हिस्ट्री पता है वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पता चल गई, वहां की सोसाइटी में रहने वाले लोग पता चल गए, अब आपको क्या करना है, उनके लिए पॉलिसीज फॉर्म करनी है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पेपर 3 का इकोनॉमी क्यों नहीं आया, वो इसलिए कि सपोज अगर आप किसी रीजन में जाके कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी बिना पॉलिसी लगाए, मान लो कि हम फसलें उगा रहे हैं, या जैसे हम एंशिएंट टाइम पे देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आपके जो ऋग्वेदा पीरियड में जब आपके आर्यन आए थे, तो उन्होंने उस टाइम पे जो ये जो मतलब काऊ को जब पूजनीय माना जाता था, तो उसी के लिए यहाँ पे युद्ध शुरू हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जब तक कोई ऑर्गेनाइज्ड आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था आप नहीं बनाओगे, तब तक आपकी जो ये सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो तो आपस में ही कट मर जाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले पॉलिसीज फॉर्म करनी पड़ेंगी।
तो यहाँ पे पॉलिसी हो गया। उसके बाद पॉलिसी सिर्फ सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए नहीं होगी, उन सोसाइटी से जो कुछ लोग चुन के जाते हैं, आपकी गवर्नेंस में चले जाते हैं, तो उनके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है। और फिर थर्ड में जब आपकी ये आप जब पॉलिसीज बनाते हो तो आप यहाँ पे देखते हो कि ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे रिलेटेड पॉलिसी बना दी एक जैसी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं, जब हम हिस्ट्री में रीड करते हैं, लाइक वुमेन वाला सेक्शन हो गया, चाइल्ड वाला हो गया, SC/ST वाला सेक्शन हो गया, है ना, EWS वाला सेक्शन हो गया, तो ये ऐसे हैं जिनको कि आप देखा कि थ्रू आउट हिस्ट्री ये डिप्राइव्ड क्लासेस ही रहे हैं हमेशा। तो अब इनको अगर आप लेके आते हो मेन स्ट्रीम में तो उसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो यानी यहाँ पे हम वो एफर्ट्स करते हैं, चाहे वो सेक्टर रिलेटेड हो, यानी वुमेन से रिलेटेड आपने कोई एक्ट लेके आए हो, या फिर आप उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है, या उनकी जॉब के लिए कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सेक्टर वाइज जाओगे। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं तो आज के टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो क्या सिर्फ इंटरनल इश्यूज ही है, एक्सटर्नल इश्यूज नहीं है, या क्योंकि ऐसे भी तो चीजें हैं ना, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे इंडिया में नहीं मिलते, हमें बाहर से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है आपके IR की, तो आप अपने इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पॉलिसीज यहीं पे फ्रेम कर लेते हो। ठीक है। तो यानी पेपर 2 में आपका पॉलिटी वाला सेक्शन, गवर्नेंस वाला सेक्शन, आपकी स्कीम्स वाला सेक्शन क्यों आया ये भी समझ आ गया। अब बात करते पेपर 3 की। आपने उस रीजन की हिस्ट्री देख ली, आपने उस रीजन की ज्योग्राफी देख ली, आपने देख लिया वहाँ की कैसी सोसाइटी है, उनसे रिलेटेड पॉलिसी, गवर्नेंस देख ली आपने कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपका IR हो गया। अब बात आती है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को जिंदा भी तो रखना है ना, तो वहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो वहां पे आप इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में आपने देख लिया आपकी इकोनॉमी आ जाती है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर वाला सेक्शन भी आ जाता है, आपका बैंकिंग वाला सेक्शन भी आ जाता है, और आपका इंडस्ट्री वाला सेक्शन भी आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमने वहां पे देख लिया कि ठीक है हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद देखो ज्योग्राफी में आप पेपर 1 में ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो कि कहाँ रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे अर्थक्वेक आता है, कहाँ पे फ्लड आई है, ये सारे फिनोमिना आप जियोमॉर्फोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ चुके हो। अब उसके बाद अगर मान लो कि GS पेपर 1 में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट होता और GS पेपर 3 में आपका ज्योग्राफी होता तो कैसे काम चलता। जब अगर मान लो कि आपसे बोला गया कि कहीं पे अर्थक्वेक है, वहां की सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना अर्थक्वेक होता क्या है, क्यों आते हैं, किस रीजन में आते हैं, तो वो वहां पे आपकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होगी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री में वहां पे कहीं कोई अर्थक्वेक पहले आया है, अगर आया है तो कौन सी अप्रोच है उसको सोल्व करने के लिए, और अगर नहीं आया है तो हम कौन सी अप्रोचेस को अपना सकते हैं। तो जब हमें पता होगा तो तभी तो हम वहां की मैनेजमेंट कर पाएंगे, जब हमें डिजास्टर का पता होगा। तो जो आपने ज्योग्राफी पेपर 1 में पढ़ा वो आप पेपर 3 में यहाँ पे कवर कर लेते हो। उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंट वाला सेक्शन क्या है। देखो अगर आप शुरू में ही लोगों को बोलने लग जाओगे कि अगर मान लो आप उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, लेकिन आप उनको बोलोगे कि आपको एनवायरमेंट को क्लीन रखना है, आपको एनवायरमेंट को बचा के रखना है, उसके लिए आपको जो है प्रयास करना चाहिए, तो कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है। सबसे पहले लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले लोग चाहते हैं कि उनको सिक्योरिटी मिले, उनको खाना मिले, है ना, उनको फूड प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद जब ये चीजें इंसान की बेसिक नीड्स खत्म हो जाती है तब जाके आपका रोल आता है एनवायरनमेंट का। ठीक है। तब अगर आप उनको बोलोगे ना, जैसे अब वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहां पे एनवायरनमेंट के लिए इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी उनको उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। तो यानी एनवायरनमेंट वाला सेक्शन आ गया। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक वाला। देखो कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी सोसाइटी है, वो एक टाइम के बाद स्टेगनेंट हो जाती है अगर वहां पे टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन वहां पे नहीं होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनती है। ठीक है। तो साथ ही साथ हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी इवॉल्व करते चलना है।
उसके बाद आ जाता है आपका जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स वाला सेक्शन। अब ये पहले नहीं था, उसके बाद क्यों लेके आया गया? क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे ना कि इतनी सारी करप्ट पॉलिसीज चली हुई थी, इतना सारा करप्शन चला हुआ था आपका गवर्नेंस पे भी। तो 2013 में जो है यूपीएससी ने डिसाइड किया कि ओके, हमारे ऐसे ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए ना जो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाके, तो हमारे ऑफिसर्स ऐसे होने चाहिए जो इथिकली या मोरली जो करेक्ट होते हैं हमारे। इसलिए आपका 2013 में एथिक्स के पेपर को लेके आया गया। अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेंस प्रिपरेशन की, तो देखो एक तरीका आपका ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लो सपोज आपने कोई न्यूज़ पढ़ी प्रेसिडेंट से रिलेटेड, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपने प्रेसिडेंट से रिलेटेड न्यूज़ देखी, उसके बाद आप जाओगे यूपीएससी के सिलेबस में, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कोई टॉपिक है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, फिर आप वापस जाओगे अपनी बुक में, वहां से इस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि आप सिलेबस को उठाओ, सीधा सब्जेक्ट वाइज उस टॉपिक को प्रिपेयर करते चलो। दोनों ही हम कर सकते हैं, दोनों में कोई परेशानी नहीं है। बट जब हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं तो उसमें हमें एक किस्म का सेटिस्फेक्शन होता है कि ठीक है, अगर हम हिस्ट्री करने लगे तो चलो ठीक है यार कि हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर हो गया, हमें पता चल गया कि जीएस पेपर 1 का एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब हम अगर ऐसे चलते हैं, किसी टॉपिक को बीच बीच में से उठा के कवर करने चलते हैं, तो ऐसे में हमें मतलब ये नहीं लगता कि हमारा एक किस्म से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उस टॉपिक को कवर करने का। और प्रेसिडेंट वाला या फिर कोई भी टॉपिक कितनी बार न्यूज में रिपीट होता है और कितनी बार हमें जाके बार बार बुक्स को चेक करना पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात है ना कि हम बेसिक्स को कवर करते चले अपने स्टार्टिंग में ही। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो कि हमें क्या टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना चाहिए, और दूसरा है क्या हमें अपना पेपर वाइज यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 इनको करना चाहिए। तो देखो दो चीजें हैं इसमें। अगर जीएस पेपर 1 को देखोगे तो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है, आप उसको अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, पूरी हिस्ट्री को आप अपना अलग से प्रिपेयर कर लिया। दूसरा आता है आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन। ज्योग्राफी वाले में भी जिसमें आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, ओशनोग्राफी पढ़ते हो, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो, फिर यहीं से रिलेटेड आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाला भी पढ़ते हो, फिर यहीं से रिलेटेड आप रिसोर्स ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, ठीक है। आपने ये सारा सब कुछ कर लिया। तो इसके साथ अगर आप जीएस पेपर 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन कर लोगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पता चल गया कि फ्लड के आने के रीजंस यहाँ पे पता चल गए कि क्यों आ रही है, या फिर आपको यहाँ पे पता चल गया कि ठीक है यहाँ पे कोई साइक्लोन आया है, तो आपको पता चल गया कि क्यों वहां पे साइक्लोन आया, ऐसी क्या कंडीशंस थी वहां पे आया, या आपको पता चल गया कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आता है, यहाँ प्रॉब्लम पता चल गई है। अब जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई, उसके साथ ही हम क्या करते हैं, अगर हम उस डिजास्टर को मैनेजमेंट कैसे करेंगे मैनेज, उसके लिए हम पॉलिसीज बना लेते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की इंटरलिंकेज हो गई, और जब इंटरलिंक अगर टॉपिक करके हम पढ़ते हैं तो वो टॉपिक हमारा ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होता है, ठीक है। ये चीज है। या फिर दूसरा, अगर आप अलग अलग करते हो तो फिर उसके बाद आपको इंटरलिंक करना आना चाहिए, तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाती है कि पहले आप जीएस पेपर 1 का प्रिपेयर करोगे, फिर आप दोबारा जीएस पेपर 3 में जाओगे डिजास्टर पर मैनेजमेंट करते हुए। जब आप अर्थक्वेक और इन सब चीजों को मैनेज करना देखोगे तो आपको जीएस पेपर 1 में जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप मैनेज कैसे करोगे। तो ज्यादा बेहतर है हम दोनों को इकट्ठा कर ले। अब तीसरा आता है सोसाइटी वाला सेक्शन, ठीक है। देखो एक आपका जीएस पेपर 1 में सोसाइटी वाला सेक्शन आता है, और जीएस पेपर 2 में आपकी इन सेक्शन से रिलेटेड आपकी स्कीम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो सोसाइटी वाले सेक्शन में जब आप पढ़ते हो ना, जैसे एक टॉपिक है आपका इंडियन वुमेन वाला, और उसके बाद आपका एक टॉपिक है, मैं एक सेकेंड निकाल लेती हूँ आपका सिलेबस, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, ठीक है। देखो
कि हमें कैसे करना है, अब हम ये देखने जा रहे हैं। देखो जो आपका जीएस पेपर 1 में आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ये आप अलग से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ज्योग्राफी को आप जीएस पेपर 3 के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ कवर कर लो, ठीक है। फिर आता है आपका सोसाइटी वाला सेक्शन। यहाँ पे देखो जब हम सोसाइटी, आप सैलेंट फीचर देख लिए, उस हमने यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन्स देख लिया, उनके ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, उसके एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी, डेवलपमेंट के इश्यूज, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, ये सारा हमने, हमारा पार्ट आ गया सोसाइटी का। अब पेपर 2 कहता है कि वहां पर पेपर 2 में हम क्या पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें आपकी क्या आ जाती है, वेलफेयर स्कीम्स आ जाती हैं, आपकी रोल ऑफ एनजीओज, जो भी एनजीओज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे देखते हैं, पॉवर्टी, हंगर वाला अभी देखा ना। देखो पेपर 1 में हमने यहाँ पे देख लिया कि जो यहाँ पॉवर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज वाले यहाँ पे आ जाते हैं। फिर सोसाइटी का यही पार्ट, इनसे रिलेटेड स्कीम वाला आपका जीएस पेपर 2 में आ जाता है। तो ये ज्यादा बेहतर है ना कि जीएस पेपर 1 की सोसाइटी को और जीएस पेपर 2 में जो स्कीम्स आती है सोसाइटी से रिलेटेड या इन इश्यूज से रिलेटेड, वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, एल्डरली पीपल से रिलेटेड, या फिर इनमें जो ऑर्गेनाइजेशंस का रोल आता है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप आ जाते हैं, आपके एनजीओज आ जाते हैं, आपके और चैरिटी ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इन सब को आप एक साथ प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जब पेपर 1 को पढ़ोगे ना, तो आपको, जैसे हम एक टॉपिक एग्जांपल ले लेते हैं, पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड आता है कि वल्नरेबल सेक्शन के लिए यहाँ पे आपको स्कीम्स बनानी है। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, जिसमें वुमेन भी आती है। उसके बाद है आपके जो और सारे सेक्शन आपके एससी एसटी आ जाते हैं, वो भी सब कुछ आ जाते हैं, तो जो आपको पेपर 1 में भी पढ़ना पड़ता है। तो ज्यादा बेहतर है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को इकट्ठा कर लो। पॉवर्टी यहाँ भी है, इससे रिलेटेड स्कीम आपको पेपर 2 में भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर है कि जब आप पॉवर्टी की प्रॉब्लम वहां पे पढ़ रहे हो कि ठीक है पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या चीज वो इम्पैक्ट डाल रही है, तो फिर आप ये भी तो देखोगे ना कि उसको कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, क्या कोई या फिर वो मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी सोसाइटी वाला पार्ट आप एक साथ कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका आता है पॉलिटी वाला सेक्शन और गवर्नेंस वाला सेक्शन। अब देखो जब आप पॉलिटी वाला सेक्शन करते हो तो पॉलिटी वाला सेक्शन अपने आप में सब चीजों को इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे आपको राइट्स भी पता चलेंगे, यहाँ पे आपको डीपीएसपी यानी आपको अपने राइट्स पता चलेंगे, आपको स्टेट की ड्यूटीज पता चलेगी, फिर स्टेट्स या सेंटर आपस में कैसे रिलेशन रखते हैं वो सब कुछ पता चलेगा। या फिर आप जब जाओगे कि जब ये इंटरलिंकेज वाला, रिवर इंटरलिंकेज वाला टॉपिक आता है, तब आपको पता चलेगा कौन से शेड्यूल में है, तो वहां से आप इन सबको इकट्ठा कर सकते हो। तो पॉलिटी आपका कवर हो जाता है। फिर गवर्नेंस वाले सेक्शन को भी अकेला नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको इथिक्स वाले गवर्नेंस सेक्शन के साथ लगा लेना चाहिए, क्योंकि वहां भी आपसे पॉलिसी से रिलेटेड, जैसे आरटीआई इश्यूज, आरटीआई से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जैसे आ जाता है एक आरटीआई वाला इशू आता है, और उसके बाद की गवर्नेंस में जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए आपकी, ठीक है, या ई गवर्नेंस या उनकी ट्रांसपेरेंसी। देखो यहाँ भी ये पेपर 2 का है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, क्या ये सब कुछ हम वहां नहीं पढ़ते जीएस पेपर 4 में। सिटीजन चार्टर से जीएस पेपर 4 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा बेहतर है ना कि यहाँ पे हम एक्ट कर रहे हैं तो इसको इथिक्स पर्सपेक्टिव से भी यहीं पे कवर कर लेते हैं, तो आपका इथिक्स वाला सेक्शन भी कवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरलिंक कर सकते हो, है ना। अगर हम अलग अलग करते हैं, एट लास्ट जब तक आप इंटरलिंक नहीं करोगे तब तक मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ज्यादा बेहतर ये है कि हम एक साथ जो है इन टॉपिक्स को इंटरलिंक करके पढ़ते रहें, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड वाला चीज आ जाती है, आपका सेकंड चीज आ जाती है क्या, आपका आईआर, उसको आप अलग से कवर कर सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पेपर 3 आपका हो गया, आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया, इसको कवर करते चलो। और इनसे रिलेटेड जो भी, अगर मान लो कोई स्कीम आ रही है ना, कोई नई स्कीम आ रही है वुमेन से रिलेटेड,
स्कीम्स आ रही हैं, एग्रीकल्चर वाली स्कीम आ रही है, इनको साथ के साथ वहीं से कनेक्ट करते चलो। वुमेन से रिलेटेड आ रही है तो वुमेन के इशू के साथ यहीं पे इसको मिला लो, ठीक है। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर या अगर आपका पीडीएस सिस्टम आ रहा है, पॉवर्टी से वहीं पे ऐड कर लो, फूड सब्सिडी आ रही है तो वहीं पे सिक्योरिटी से उसको ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें साथ के साथ देखते चलनी है। उसके बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन मैंने बता दिया, साइंस एंड टेक वाला है, ठीक है, इसको आप कवर कर सकते हो। और साथ के साथ जब आप हेल्थ से रिलेटेड चीजें देखो तो उसको पेपर 2 से कनेक्ट कर लो यहीं पे। तो ये तरीका है पढ़ने का जब आप इंटरलिंक करके पढ़ते हो। तो कुछ चीजें आती है जिसको आप सेपरेट सेक्शन में कवर कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री वाला हो गया, पॉलिटी वाला हो गया, बट कुछ चीजें हैं जिसको आपको टॉपिक्स के थ्रू कवर करना चाहिए। जैसे आप वुमेन का टॉपिक उठा रहे हो तो सब कुछ उससे रिलेटेड जो भी है, यहाँ पे PYQ देखो, जो भी उन्होंने जितने भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं उन सबको यहीं पे इन्वॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी जो है मेंस को लेके। तो इसमें हमने देख लिया कि यूपीएससी ने ऐसे सिलेबस क्यों दिया है, कैसे हमें सिलेबस को इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि प्रीलिम्स का सिलेबस ऐसे ही क्यों दिया है और उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।